नमस्कार सभी को। दोस्तों, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, इस समय एक बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है जहां पे कई देशों के लीडर गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं और उस जगह का नाम है इजिप्ट। दरअसल इजिप्ट के शर्म अल शेख में ये मीटिंग हो रही है और इस गाजा पीस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। अब सवाल ये है कि मोदी जी वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या भारत इसको कैसे बैलेंस करेगा। इसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि हमास और इजराइल के दोनों प्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे मिस्र और अमेरिका की भूमिका हमास और इजराइल से ज़्यादा क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो इतना सोच समझ के इसमें क्यों रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और हमास के संघर्ष में, जिसमें लगभग 2 सालों में गाजा को मलबों का शहर बना दिया गया है और अब उस मलबों के बीच में शांति की तलाश की जा रही है। गाजा पीस समिट जो इजिप्ट में होने जा रहा है, जहां एक लंबे अरसे के बाद एक छत के नीचे दुनिया के कुछ प्रभावशाली नेता इकट्ठा होंगे ताकि गाजा में शांति स्थापित की जा सके। और इन प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हैं। यानी मोदी जी को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने औपचारिक आमंत्रण भेजा है इस समिट के लिए। अब अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो देखो, शर्म अल शेख जो इजिप्ट की एक जगह है, वहां पे गाजा पीस की समिट शुरू होने वाली है। इस समिट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको को चेयर कर रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, और इसको बता रहे हैं एक ग्लोबल एफर्ट सस्टेनेबल पीस के लिए गाजा में। इसमें 20 से अधिक देशों के प्रमुख नेता यानी कि प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें यूरोप, खाड़ी के देश, एशिया और संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जिन दोनों पक्षों के लिए ये समिट बुलाई जा रही है, यानी कि इजराइल और हमास, उनमें से कोई भी इस बैठक में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं रहेगा। अब अगर हम भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो मोदी जी रिपोर्ट्स के मुताबिक संभवतः इसमें भाग नहीं लेंगे, बल्कि भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत की इस फैसले के पीछे की जो रणनीति है वो ये है कि भारत चाहता है कि उसका जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है वो इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से इस समिट में शरीक होते हैं तो फिर एक सिग्नल जाएगा कि हमने किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन किया है। हर कोई इसको अपने अपने हिसाब से पढ़ेगा, खासकर अरब देश और इजराइल। इसीलिए भारत चुपचाप अपने विदेश नीति के मूल मंत्र को फॉलो कर रहा है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए हुआ है। यानी हम किसी एक धड़े के साथ खुलकर नहीं खड़े होते, बल्कि हर पक्ष के साथ संवाद बनाए रखते हैं। अब अगला सवाल है कि इजिप्ट क्यों इसकी पहल कर रहा है, इजिप्ट को क्या लेना देना है गाजा में शांति कराने का। तो देखो, बात यह है कि इस समिट का आयोजन जो इजिप्ट में हो रहा है, खासकर शर्म अल शेख में, ये कोई संयोग नहीं है। ये दरअसल वही जगह है जो सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर रेड सी के किनारे स्थित है, जहां से इजिप्ट का सीधा बॉर्डर गाजा स्ट्रिप से जुड़ता है। अब मिस्र हमेशा से इस क्षेत्र में मीडिएटर स्टेट की भूमिका निभाता रहा है। इतिहास में भी उसने कई बार इजराइल और फलस्तीन को एक मेज पर लाने की कोशिश की है, विशेषकर 1979 के कैंप डेविड एकॉर्ड से लेकर हालिया जो सीज फायर निगोसिएशन हुई है, हर जगह इजिप्ट की एक इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। और इसी सिलसिले में इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल सीसी एक बार फिर से कोशिश करना चाहते हैं पीस ब्रोकर कराने का। और अगर ये पीस ब्रोकर होता है तो कहीं ना कहीं इजिप्ट का जो कद है वो क्षेत्रीय नेतृत्व में पुनः से स्थापित होगा, और इसके साथ साथ अमेरिका से उनकी साझेदारी भी मजबूत होगी। और अब हम बात करते हैं इस समिट के दूसरे सबसे बड़े चेहरे की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की। देखो, ट्रंप को भले ही नोबेल पीस प्राइज ना मिला हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो अभी भी अपने आप को सबसे बड़े पीस ब्रोकर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हो सकता है अगले साल मिलने वाले नोबेल पीस प्राइज की तैयारी अभी से हो रही हो। तो उनकी टीम ने 20 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे हमास और इजराइल दोनों को प्रस्ताव के रूप में भेजा गया है। इस फ्रेमवर्क के अंदर सीज फायर, प्रिजनर्स का एक्सचेंज करना, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन करना और गवर्नेंस रोड मैप जैसी बातें शामिल हैं। ट्रंप का उद्देश्य साफ है कि खुद को एक वैश्विक पीस मेकर के रूप में पुनः स्थापित किया जाए, और यदि समझौता आगे बढ़ता है तो इससे ट्रंप की राजनीतिक इमेज को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। हालांकि अगर ये डील सक्सेस होती है तो अमेरिका और इजिप्ट से कहीं ज़्यादा फायदा गाजा को होगा, क्योंकि गाजा युद्ध ने इंसानियत पर बहुत गहरे घाव छोड़ दिए हैं। हजारों निर्दोष लोग मारे गए हैं, पूरा शहर खंडार में बदल दिया गया। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट माने तो करीब 70% से ज़्यादा गाजा की जो इमारतें हैं, या तो आंशिक रूप से या तो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि 2 मिलियन से अधिक लोग इस समय रिफ्यूजी बन चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बच्चे और बुजुर्ग हैं। ऐसे हालत में अगर पीस समिट होती है तो ये किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो मेन एजेंडा है वो है तत्काल सीज फायर का, यानी गाजा और आसपास चल रहे सभी सैन्य अभियानों को रोक दिया जाएगा। दूसरा ये है कि हॉस्टेज और प्रिजनर्स का आदान प्रदान किया जाएगा। हमास की हिरासत में जो भी इजरायली नागरिक हैं उनको रिहा किया जाएगा, और इजराइल की जेलों में जो भी फलस्तीनियन बंद हैं उनका एक अनुपातिक एक्सचेंज होगा। और तीसरा पॉइंट है गाजा के रिकंस्ट्रक्शन प्लान का। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के सहयोग से गाजा की बर्बाद हो चुकी आधारभूत संरचनाओं का फिर से निर्माण किया जाएगा।
और चौथा पॉइंट है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म होगा, यानी कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये समझौते वाकई जमीन पे लागू हो रहे हैं। इसमें यूएन और इजिप्ट लेड निरीक्षण दल भी शामिल होंगे। लेकिन इन सारे पॉइंट के बावजूद, इतनी सारी उम्मीदों के बावजूद, सबसे कठिन सवाल ये है कि समझौते पर दस्तखत कौन करेगा, जब दोनों ही मुख्य पक्ष इस समिट में मौजूद ही नहीं है। हमास ने इस समिट में भाग लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हम शांति के पक्ष में तो हैं, लेकिन हम निहत्थे नहीं बन सकते। यानी हमास उस शर्त को मानने को तैयार नहीं है जिसमें कहा जा रहा है कि हमास को अपने सारे हथियार सरेंडर करने होंगे। वहीं इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समिट में आएंगे, इसकी सर्टेनिटी अभी तक है नहीं। इसीलिए इस पीस समिट को इतना होपफुल होने के बावजूद एक सिंबॉलिक इवेंट की तरह देखा जा रहा है, और इस बात पे बहुत डाउट है कि इससे कोई वास्तविक बदलाव होगा। इसीलिए भारत भी अपना जो एक एक कदम है वो काफी सावधानी के साथ रख रहा है। भारत का हमेशा से ऐतिहासिक रुख रहा है कि हम भैया 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं, यानी एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण इजराइल, उसके साथ साथ एक मान्य फलस्तीन राज्य। हम इजराइल के घनिष्ठ मित्र भले हैं, लेकिन फलस्तीन के मानवीय अधिकारों पर हमने हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद रखी है, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हो या फिर किसी बायलैटरल डायलॉग के दौरान हो। भारत का संदेश एक ही रहा है कि पीस होना चाहिए, वो भी जस्टिस के साथ। और यही कारण है कि भारत इस समिट में एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है, ताकि पीस को सपोर्ट भी करे और किसी राजनीतिक खेमे में अस्पष्ट रूप से झुके भी नहीं। हमारे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने ओपन स्टेटमेंट में 3 प्रमुख बातें कही हैं। एक तो ये कि भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और सस्टेनेबल पीस दोनों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा भारत गाजा के पुनर्निर्माण में मेडिकल एड, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करने को तैयार है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में चलने वाला जो भी मॉनिटरिंग इनिशिएटिव होगा उसमें भागीदारी लेने के लिए भी ओपन है। अब सवाल ये है कि क्या इससे गाजा में शांति स्थापित होगी? तो देखिए, इसके कई वर्जन हो सकते हैं इसको देखने के। पहला तो ये कि पहली बात, ये एक टेस्टिंग फेज है। शॉर्ट टर्म में अगर सीज फायर लागू भी होता है तो गाजा में स्थिरता लौट सकती है और इजिप्ट का एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो मजबूत होगा। और मीडियम टर्म में देखें, यानी कि अगर ये शांति लंबे समय तक बनी रहती है तो रीबिल्डिंग प्रोसेस में अरब देश, यूरोपियन यूनियन, एशियाई देश, इनकी भूमिका बढ़ जाएगी, जिसमें भारत भी एक जिम्मेदार सहयोगी के रूप में उभर सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में ये पीस मेंटेन रहती है तो दशकों बाद ऐसा पहला मौका होगा जब गाजा इशू पर इंटरनेशनल कंसेंसस बनेगा। लेकिन अगर ये असफल रहा तो मिडल ईस्ट एक बार फिर से लौट सकता है हिंसा और अविश्वास के चक्र में, क्योंकि चुनौतियां हर कदम पे हैं। पहला तो कि हमास और इजराइल इस समिट में है ही नहीं, तो इसकी वैधता पे ही सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके लक्ष्य अलग अलग हैं। अरब देश जस्टिस और सोवेरेनिटी की बात करता है, जबकि पश्चिम के देश सिक्योरिटी और स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा, जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो होगा इन्फोर्समेंट गैप का। अगर सपोज करो पीस हो भी जाती है तो ये जो फैसला होगा उसको अमल में कौन लाएगा? इसके अलावा हर देश के अपने डोमेस्टिक बैकलैश हैं। यूरोप और अमेरिका में कई जगह पे फलस्तीन के समर्थन पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू पर एक राजनीतिक दबाव है कि किसी तरीके से आप इस युद्ध को खत्म करिए। लेकिन यहाँ पे उम्मीद तो बनी हुई है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि हर लंबे संघर्ष के बाद एक थकावट आती है, राजनीतिक तौर पर भी और मानवीय तौर पर भी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ हमको ये एहसास होगा, हमको मतलब सबको ये एहसास होगा कि अब युद्ध से ज़्यादा मायने रखता है रीबिल्डिंग और रिकंसिलिएशन। गाजा का दर्द अब केवल फलस्तीन या इजराइल का मुद्दा नहीं है, या इंसानियत की परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ये समिट वाकई में गाजा में और मिडल ईस्ट में शांति स्थापित कर पाएगी, या आपको लगता है ये भी अटेम्प्ट फेल होने वाला है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।